दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम गुजरात से संबंधित बात करने वाले हैं और इस बातचीत के लिए हमने एक मेहमान को आमंत्रित किया है। वो ऐसे हैं हमारे पुराने मित्र, लेकिन वो बोलते हैं ना कि दोस्ती में फिर चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, तो दुनिया भर को वो चैनलों से बात करते रहते हैं। हमको 1.5 साल के बाद टाइम दिया आज, वो एक अलग मामला है। अब वो गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, प्रदेश के शिक्षाविद हैं। डॉक्टर मनीष दोशी उनका नाम है। उनको हमने आमंत्रित किया है ये समझने के लिए कि वो लंबे अरसे से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गुजरात में जो शिक्षा की स्थिति, शिक्षकों की स्थिति, स्कूलों की स्थिति, विद्यार्थियों की स्थिति, युवा शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति, और पता नहीं इसमें तो बहुत कुछ और भी कह सकते हैं। ये सब चीजें वो विपक्ष में होने के नाते, मुख्य प्रवक्ता होने के नाते, और साथ साथ खुद वो एक शिक्षाविद है, इस सब चीजों को जोड़ के वो कैसे देखते हैं, एक तो ये हमको समझना था। और दूसरा फिर हम जो है बाद में, शुरुआत में ये बातें होंगी और बाद में कांग्रेस को लेकर भी हमारे मन में कुछ तीखे सवाल हैं, तो वो भी हम उनसे पूछेंगे। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो डॉक्टर साहब आ गए हैं। ये वो सर्जरी वाले डॉक्टर नहीं है, वो पीएचडी वाले डॉक्टर हैं। तो उनका स्वागत हम करते हैं। मनीष भाई, आपका क्या कहते हैं, डेब्यू हो रहा है 4 PM पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1.5 साल बाद हमको मौका दिया आपसे बात करने का। मयूर भाई जी धन्यवाद आपका। आपने हमको ताना मारा क्योंकि आप भाई हो हमारे। आपने सही बात बोला कि आपके समय न देने का नहीं है, पर आपका भी मूड बनना चाहिए न। मयूर भाई का भी मूड अलग तरीके का होता है, तो मयूर भाई का मूड बना 1.5 साल के बाद। तो मैं भी बहुत बख्तर हेलमेट सब पहन के आया हूँ शो में। आपका शो में आपने अंत में बोला तीखे सवाल, पर तीखे सवाल के लिए मयूर भाई आप जाने जाते हो, तो पूरी मानसिक तैयारी के साथ आया हूँ। सवाल ये, आपने बहुत अच्छी बात की मयूर भाई। आपने बहुत नजदीक से गुजरात की पत्रकारिता में आपने देखा है कि गुजरात में शिक्षा व्यवस्था में कोई, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मुख्य प्रवक्ता हूँ, ऐसे में क्रिटिक्स करूँ, इसका विरोध करूँ, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है और आपका भी नहीं। आपने भी जो देखा वही आपने आज तक दिखाया है। और गुजरात की जो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली हुई है पिछले 15-20 साल से, इसके पीछे हमको थोड़ा जाना पड़ेगा। गुजरात में शिक्षा में जिस तरीके के सरकार का रवैया रहा, सरकार की नीति रही, सरकार की नीति और नीयत दोनों में ये खामी सबसे पहले रही, जो हम बार बार कहते हैं। सरकार ने पूरा पिंक कलर लगा दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बढ़िया किया, एयर कंडीशन ऑफिस में किया, जिसको हम कहते हैं कॉस्मेटिक चेंज बहुत किया। पर कॉस्मेटिक चेंज के साथ इंटरनल जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ बढ़ाने की जगह पे पूरी तरह से गुजरात में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के लिए मैं किसी को सबसे पहले जिम्मेदार मानता हूँ तो शिक्षा विभाग को जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि शिक्षा विभाग में जो भी व्यवस्था में शुरुआत से तौर पे गुजरात की ताकत बहुत है। गुजरात की व्यवस्था में गुजरात पहले बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था के इसलिए जाना जाता है कि नानूभाई भट्ट, मनुभाई पंचोली जैसे बहुत से लोग गुजरात की शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छी तरह काम कर चुके हैं। गुजरात में चाहे विद्यानगर या पालनपुर जाइए, तो आप भावनगर में जाइए, गुजरात में गांधी सदा की मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली को आप जाइए, और गुजरात में जहाँ भी देखो, चाहे सौराष्ट्र में आप जाओ तो राजकोट में आपको सौराष्ट्र हाई स्कूल मिलेगी, तो अहमदाबाद में 100 साल पुरानी सीएन विद्यालय मिलेगी। आपको दूसरी तरफ देखेंगे तो अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी का पूरा महाजन प्रवृत्ति से हुई एजी स्कूल वो सब दिखेगी, जिसके बच्चों ने पूरी तरह गुजरात में बहुत टॉप पोजीशन के जो आज पोजीशन पे लोग हैं, वो इसको देखो तो बैकग्राउंड में ऐसी सरकारी और ग्रांटेड स्कूल में से आगे आए। चाहे पूरे गुजरात में एक व्यवस्था रही है कि लोग अपनी तरफ से महाजन की दान प्रवृत्ति से, सखावत से स्कूल कॉलेजेस चालू होती है, पर सरकार ने पिछले 15 साल में सरकारी और ग्रांटेड स्कूल कॉलेजेस को ताला लगाने का काम किया है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास इसका पुख्ता सबूत के साथ में बोल रहा हूँ। मयूर भाई, सबसे दुख की बात, हम सबको दुख इसलिए होता है कि हम सब गुजरात में है। हम कांग्रेस, भाजपा, पत्रकार न पत्रकार, ये बात नहीं है, पर पहले हम गुजरात के नागरिक हैं।
और गुजरात के नागरिक होने के नाते हमको चिंता रहती है कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था में जब तक गुजरात मजबूत नहीं होगा तब तक गुजरात कितना भी आप स्लोगन में लिख दो, सूत्र में लिख दो, गतिशील प्रगतिशील वाइब्रेंट, पर ऐसे गतिशील प्रगतिशील वाइब्रेंट नहीं होते। गुजरात में आज सबसे बड़ी चैलेंजेस, सबसे बड़ा प्रकार जो शिक्षा व्यवस्था में वांचन का है, गणन का है और लेखन का है। वाचन, गणन और लेखन ये तीनों पिलर है शिक्षा व्यवस्था का। ये तीनों में गुजरात के बच्चे बहुत पीछे चल रहे हैं। और गुजरात की पहले ताकत थी, वाचन में गुजरात के बच्चे बहुत होनहार थे, लेखन में इतना अच्छा था, गणन में इतना अच्छा था, मतलब कि बच्चों की राइटिंग स्किल, इसकी मैथमेटिकल स्किल और इसके साथ साथ में रीडिंग स्किल बहुत अच्छी थी। आज कितने टाइम से गुजरात में सरकारी स्कूलों को ताला लगाने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कम संख्या की वजह से मर्ज करना, ग्रामीण विस्तार में स्कूल को ग्रांट नहीं देना, तो सरकारी और ग्रांटेड स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों को, खास करके कन्याओं को पढ़ाई का लोकल लेवल पे, स्थानिक लेवल पे इसको पढ़ाई का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप समझते हो सामाजिक समस्या बहुत बड़ी होती है। ग्रामीण विस्तार में एसटी बस नहीं जाती, रूट भी बंद कर दिया और स्कूल भी बंद कर दिया, तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बच्चियों को भेजना माँ बाप के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय रहता है। तो मैंने सरकार में ये बात को बार बार उठाया, सभी लोगों ने भी उठाया, आपने भी पत्रकारिता में, आप सीनियर पत्रकार हो, आपने भी बार बार ये बात आपके सामने और माध्यमों ने भी उठाई। गुजरात में 3 चीज बहुत ध्यान खींचने वाली है जो अभी सरकार के सामने। एक तो सरकारी स्कूलों में 40,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमियां है, वो कम शिक्षक ही नहीं है, वो साला चल रही है। 1600 स्कूल ऐसी है जो एक स्कूल से, पूरी स्कूल में एक। जी जी मयूर भाई, ये शिक्षकों की संख्या की कमी को लेकर एग्जिट आंकड़ा है क्या? यस 80,000, 40,000 या 30,000? ये कौन सा आंकड़ा सही माना? पूरा सरकार में प्राथमिक, अपर लोअर प्राथमिक એટલે 1 to 5, 6 to 8 और बाद में 9 to 12, ये पूरी व्यवस्था में आप देखा जाए तो गुजरात में सरकारी स्कूलों में और ग्रांटेड स्कूलों को लेकर 40,000 शिक्षकों की घट है लंबा समय से, और ये विधानसभा में दिया गया आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। साथ साथ में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके मुताबिक हम गिना जाए तो ये 17,000 स्कूल टीचरों की जरूरत है। पर सरकार को हम छोड़िए, अभी एनईपी लागू की है, ऐसी बड़ी बड़ी बात हो रही है, एडवर्टाइजमेंट आती है, वो बात छोड़ दीजिए। हम पुरानी व्यवस्था को भी मद्देनजर रखें तो 40,000 शिक्षकों की कमी की वजह से आज गुजरात के बच्चों को स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं मिल रहा है। एक तरफ शिक्षक नहीं है, स्कूल चल रही है, दूसरी ओर जो शिक्षक है वो स्कूल में इसके पास पढ़ाने के सिवा का बहुत ज्यादा काम है। तो होता क्या है कि शिक्षक के पास मध्याह्न भोजन का हिसाब रखने का काम है, सरकारी कार्यक्रम के लिए भीड़ एकत्र करने का काम है, पंचायत बनाने का काम है, तीर भगाने का काम है, राष्ट्रीय पॉपुलेशन जाति गणना की होती है, तो सब जनगणना की होता है, चुनाव की ड्यूटी लगी होती है। तो शिक्षक को ज्यादा से ज्यादा काम नॉन टीचर का होता है, नॉन जो एजुकेशन के सिवा की जो जिम्मेदारी दी जाती है, इसकी वजह से वर्गखंड में शिक्षक उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए खास करके गरीब सामान्य वर्ग के बच्चों को पढ़ाई के अधिकार से वंचित रखने का पाप ये सरकार कर रही है। ये बात तो पर ये तो सालों से हो रहा है ना मनीष भाई। ये तो नरेंद्र भाई जब नए नए मुख्यमंत्री बने और आनंदीबेन ने जब शिक्षा मंत्रालय संभाला तो हम तो तब से देख रहे हैं, बतौर पत्रकार देख रहे हैं, आप बतौर पार्टी कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता के तौर पर या तो वर्कर के या नेता के तौर पर देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। और आंदोलन तो लगातार हो ही रहे हैं। पहले वो फिक्स पे वाला सब चला, सरकार हार गई हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई अपने बच्चों के खिलाफ, अभी वो वहां लटका हुआ है पिछले 10-12 साल से। ये मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि ये आज हुआ है, ये तो सालों से हो रहा है। ऐसी कौन सी बात हो गई, मुझे ये समझ में आया। आपने बहुत अच्छी बात की कि ये सालों से हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, शिक्षा व्यवस्था में रातों रात कोई बदलाव भी नहीं होता और रातों रात कमियां भी नहीं खड़ी हो जाती है। इसके लिए सरकार को 15 साल से सरकार ने एक नीतिगत निर्णय किया। सरकार ने पहले तो शिक्षक की अपॉइंटमेंट रोक दी, बाद में सरकार को बहुत हल्ला बोल हुआ तो सरकार ने फिक्स पे लाई,
फिक्स पे सरकार ने वैसे कम वेतन पे इसका आंदोलन हुआ 2011 में। आपने सही बात बोली, बहुत बड़ी बात आपने रख दी। 2011 में डिवीजन बेंच ने, गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जब ऑर्डर किया कि जो फिक्स पे की है वो शोषण प्रथा है और एक गैर कानूनी है, डिवीजन बेंच ने ऑर्डर किया। सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख कौन ले रहा है? सरकार ले रही है। नौजवानों अपना भविष्य के लिए बार बार जाते हैं क्योंकि बहुत कमियां होती, सरकार को तो अपने पैसे से लड़ना नहीं, जेब से। तो बीजेपी की गवर्नमेंट अपने ही नौजवानों के भविष्य को रुकावट डालने के लिए पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख डाल रही है। और आज आज इसके 13 साल हो और गया, 13 साल मजे हो की गया। बात ये है मनीष भाई कि जी जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार को अपनी जेब से तो पैसा निकालना नहीं है, तो सरकार हमारे ही पैसों से हमारे खिलाफ लड़ रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे। जी, नहीं ये सबसे बड़ी बात चिंता की यही है। एक तो सबसे बड़ी बात ये मयूर भाई कि ये शिक्षा व्यवस्था से सबसे बड़ा जुड़ा हुआ प्रश्न है। सरकार और केस में जाती है नहीं जाती है वो मैं इसमें टिप्पणी में अभी नहीं है। मूलभूत मुद्दा ये है कि शिक्षा का अधिकार, एक तरफ कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में देश के 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा मूलभूत अधिकार के रूप में लाया गया। वो अधिकार देने के गुजरात में वो अधिकार लागू करने में सरकार ने 4 साल गंवा दिया। 4 साल नामदार हाईकोर्ट ने जब आदेश करना पड़ा कि आप कानून लागू करो शिक्षा का अधिकार, सरकार ने लागू किया। वो अपराध में सरकार की मंशा नहीं थी। सरकार ने लंबे, आज भी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार आज भी गुजरात में पूरी तरह लागू नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं, जो शिक्षा का अधिकार, जो राइट टू एजुकेशन पूरी तरह लागू हो जाता तो इसमें फीस की रेगुलेशन आ जाता है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, टीचर्स रिक्रूटमेंट आ जाती है, सभी व्यवस्था आरटीई में है। आरटीए की मध्य आरटीई में इतना प्रोविजन अच्छी तरह रखा गया है, इसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिफाइड टीचर मिले, वर्गखंड में टीचर मिले, वो शिक्षक पढ़ाए, शिक्षक की जिम्मेदारी तय हो जाती है, जवाबदेही तय होती है। इसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आ जाती है, पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ओवरऑल स्कूल का डेवलपमेंट क्या करना है, इसकी नीड क्या है, डिमांड क्या है, वो सबको लेके एक ओवरऑल प्रोजेक्शन होता है। और इसमें शिक्षा का मूलभूत अधिकार की पूरी परिकल्पना लागू नहीं की है। इसकी वजह से आपने बहुत अच्छी बात पहले कहा कि ये तो बसों से हो रहा है, बसों से हो रहा है इसलिए तो गुजरात शिक्षा में पीछे भटक रहा है। नीचे जाने की वजह है, वो रातों रात नहीं जाता, 1-2 साल में कमियां होती है तो वो रीपे हो जाती है। पर 15-20 साल की कमियां सतत चालू होने की वजह से आज गुजरात में 40,000 शिक्षक की जगह है, वैकेंसी है। और 2 नुकसान है, एक तो बच्चों को वर्गखंड में शिक्षक नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर इसको पढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो बच्चों का जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी और माध्यमिक में बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी ओर जो नौजवान शिक्षक बनना चाहते, अपनी व्यवस्था में शामिल होना चाहते हैं, वो नौजवानों की उम्र भी खत्म हो रही है, इसको नौकरी का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों तरफ नुकसान है, दोनों गुजरात का नुकसान है। ये नुकसान अकेला किसी को नहीं है, ये नुकसान पूरा सरकारी व्यवस्था के साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान गुजरात का ही है। गुजरात के बच्चों को पढ़ाई का अधिकार नहीं मिल रहा है, गुजरात के बच्चों को, युवाओं को रोजगार का अधिकार नहीं मिल रहा है, दोनों तरफ नुकसान है। बहुत से नौजवानों जो टेट टाट पास है, जो आंदोलन करके सरकार के विनती करता है, इसके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार होता है, पुलिस आगे किया जाता है। आपने देखा होगा, आपने भी ये वीडियो चलाया था, सभी माध्यमों ने चलाया था कि अपने बच्चों, गुजरात का है जो नौजवान, खास करके महिलाएं, इसके साथ सरकार ने किस तरीके का बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया। ये बात तो बहुत सही है। वो दृश्य मैंने जब देखा तो वो देख नहीं, मतलब कोई देख नहीं पाएगा ना अपने ही बच्चों के साथ वो क्या कर रहे हैं बेचारे। अभी परसों की बात है, वो चित्रकला, संगीत कला, व्यायाम और कंप्यूटर पढ़ाने की योग्यता वाले जो युवा जी थे, वो कहते हैं कि भाई आपने कुछ 10 या 12 या 15 या 17 सालों से आपने भर्ती ही नहीं की है हमारी। कंप्यूटर स्मार्ट स्कूल की बातें हो रही है और कंप्यूटर के टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है। पीटी, मतलब मुझे तो ये पता चला तो मैं मतलब शॉक हो गया कि पीटी टीचर, व्यायाम शिक्षक जो है प्राथमिक कक्षा में है ही नहीं, उसका प्रोविजन ही नहीं है। जी ये बताया जा रहा है।
मयूर भाई, ये आपने बहुत अच्छा, ये भी आपकी बात सही है। शिक्षक तो नहीं है 40,000 से ज्यादा। दूसरा सबसे बड़ी चिंता का विषय, सरकार ने एक अभियान चलाया था, वांचे गुजरात। पढ़ेगा गुजरात। हाँ, पढ़ेगा गुजरात, हाँ, पढ़ाई करेगा गुजरात, वांचे गुजरात। तो वांचे गुजरात में लोगों को रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ी बात, तब मुख्यमंत्री के तौर पे आज के प्रधानमंत्री थे, बड़ी पैमाने पे इसका हल्ला बोल हुआ, बहुत बड़ा अभियान लगा। मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मैं भी शिक्षा क्षेत्र में काम करता हूँ, हम सब ने आवकार दिया इसको। सवाल क्या है, 15-20 साल से लाइब्रेरी के लिए ग्रांट भी नहीं दी जाती, 15 साल से, और भी 15 साल से लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट ही नहीं होती। तो कैसे वांचे गुजरात जो लाइब्रेरी चलाने वाले लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट नहीं होगी तो किस तरह की लाइब्रेरी चलती है, आप समझ सकते हो। ग्रांट बंद कर दिए। आपने आपने दूसरा देखा होगा कि पढ़ेगा गुजरात, आगे बढ़ेगा गुजरात। तो बात तो अच्छी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात तो है, बेटी पढ़ाओ की, पर बेटी को पढ़ाने के लिए शिक्षक की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। किस तरह की क्या पढ़ेगा गुजरात। तीसरी बात है, रम से गुजरात, जिससे गुजरात, खेलेगा गुजरात, खेलेगा जीतेगा गुजरात, जीतेगा गुजरात। गुजरात। तो एक खेल खेल महाकुंभ बहुत बड़ी बड़ी बात होती है, पर आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं करते हो। आपने वो कॉलेज भी बंद कर दी, फिजिकल एजुकेशन की स्कूल बंद, स्कूल में टीचर्स की रिक्रूटमेंट 15 साल से नहीं हो रही है। आप किस तरीके से खेलोगे, किस तरीके गुजरात जीतेगा। तीसरा सबसे बड़ा सरकार का एक और रवैया बहुत नाखुश कर रहा, सरकार एनईपी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाती है कि लोगों के मन में, जो आईआईटी भी कर रही है अभी, कि आप में म्यूजिक भी आप सीख सकते हो इंजीनियरिंग पढ़ने के साथ, आप ड्राइंग भी सीख सकते हो, जो फॉरेन में है, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट। तो जी। इसमें स्कूल में आर्ट टीचर की 15 साल से रिक्रूटमेंट ही नहीं है। अब चित्र शिक्षक ही नहीं रहेगा तो आज सबसे बड़ा बच्चों की क्रिएटिविटी को बच्चों में डेवलप करने के लिए जो शिक्षक होना चाहिए, वो चित्र शिक्षक की रिक्रूटमेंट ही नहीं है, संगीत शिक्षक की रिक्रूटमेंट नहीं है, कंप्यूटर शिक्षक हमने कंप्यूटर दे रखा क्योंकि टेंडर में सबको इंटरेस्ट होता है। तो सरकार ने कंप्यूटर तो बड़े लेवल पे, भारत सरकार की ओर से पैसा आया, यूपीए सरकार से आया पैसा, हमने डिजिटल लोगों को लिटरेसी के लिए बहुत अच्छी तरह किया, कंप्यूटर लिटरेसी के लिए, ये राजीव गांधी का सपना था। पर हुआ क्या, गुजरात में कंप्यूटर की खरीदी हो गई, स्कूल में भेजा भी गया कंप्यूटर, बक्सा नहीं खुला क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक ही नहीं था। तो कंप्यूटर पढ़ाने वाले शिक्षक की रिक्रूटमेंट ही नहीं करोगे तो बच्चों को कंप्यूटर लिटरेसी कैसे आएगी। ये मुझे नहीं लगता कि गुजरात एक मॉडल स्टेट ऐसा है जिसकी बड़े बड़े लेवल पे भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है। करोड़ों रुपए का कंप्यूटर की खरीदी में मोटे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ, सब स्टैंडर्ड खरीदी हुई और कंप्यूटर शिक्षक की आज तक भर्ती नहीं हुई। इसकी वजह से आज बच्चों को, जो ग्रामीण इलाके के खास तौर पे बच्चों को कंप्यूटर लिटरेसी से दूर रखा गया है। और एक इसी मुद्दे पर एक आखिरी सवाल ये है कि मतलब इतना कोई भी सरकार ऐसा क्यों करेगी कि वो अपनी ही पूरी व्यवस्था को इतना कमजोर और इतना खोखला कर दे। मतलब कि आप और मैं जो है वो सरकारी स्कूल से ही पढ़ के बड़े हुए हैं, है ना। हमारी पीढ़ी के सब लोग जो हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़ के बड़े हुए हैं। तालुका शाला नंबर 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, वैसे ही कन्या शाला होती है जो हुआ करती थी, अब का मुझे पता नहीं। तो वही हम लोग जो है वही सरकारी स्कूल होती थी, हम लोग पढ़ते थे, वहीं से बड़े हुए। और अब जो भी हैं वो हैं, अलग बात है, लेकिन अच्छी शिक्षा मिली हमको उन स्कूलों में। तो ऐसी एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली को कोई सरकार क्यों अब खुद ही जो है इसको इतनी कमजोर और खोखली बना देगी। कोई कारण तो होगा इसका, और सुन भी नहीं रही है, और नहीं, सुन भी नहीं निश्चित रही रूप है। से। क्या कारण हो नहीं, सकता है? निश्चित तौर पे मयूर भाई, मैं भी एक सरकारी ग्रामीण विस्तार की बहुत अच्छी स्कूल, जिसका मेरा पिताजी शिक्षक थे, और बहुत अच्छी स्कूल हमारी पूरे पूरे जिला में नंबर 1 स्कूल थी, मेरी गांव की स्कूल। मैं सुरेंद्रनगर जिला का छोटा गांव था, तो अभी मोरबी जिला बन गया है वो। तो मेरे गांव की स्कूल का बच्चा का पूरे जिला में नंबर 1 आता था, मैं भी नंबर 1 आया। तो वहाँ जी, आपका नेटवर्क कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मनीष भाई। आपकी फ्रेम जो है वो फ्रीज हो चुकी है और आवाज भी आपका आना बंद हो गया है।
तो मैं अगर आपको रिक्वेस्ट करूं, एक बार आप फिर से अगर जुड़ जाएं। जी जी मनीष जी, वो बीच में कनेक्शन का मामला हो गया। आप कंटिन्यू कीजिए, आप जो कह रहे थे, स्कूल की बात कर रहे थे। जी जी, बहुत सी बात, हमारी बात जो हुई थी कि भाई सरकारी व्यवस्था को सरकार क्यों ऐसा करे। सरकार की खुद की मंशा ऐसी है कि सरकारी व्यवस्था को तोड़ा जाए और खानगी व्यवस्था को मजबूत कर जाए। सरकार खुद चाहती है कि जितनी भी प्राइवेट है स्कूल कॉलेजेस, इसको बढ़ावा दे रही है सरकार। मैं खानगीकरण का विरोधी नहीं हूँ, मैं शिक्षा का व्यापारीकरण का विरोधी हूँ। और मेरी सरकार की खुद की नीति रही है कि व्यापारीकरण का, सरकार की कांग्रेस की नीति रही है कि व्यापारीकरण का विरोध करो। और शिक्षा में, शिक्षा को व्यापार, शिक्षा जैसा नोबल कोर्स को आप व्यापार के रूप में करा जाए, ये सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है। सरकार खुद चाहती है। गुजरात में मैं नहीं कहता हूँ, सरकार की खुद की जिम्मेदारी बनती है। वेलफेयर स्टेट की व्याख्या यही है कि सरकार शिक्षा का अधिकार दे, सरकारी और ग्रांटेड स्कूल कॉलेज का बढ़ावा दे और इक्वल प्ले दे। बच्चे को लगे कि मेरे पास स्कूल का दोनों ऑप्शन अच्छा है, इसमें से मुझे प्राइवेट में जाना है, मैं एफर्ट कर सकता हूँ तो मैं प्राइवेट में जाऊँ, मुझे लगे कि नहीं प्राइवेट में और अच्छा है तो वहां जाऊँ। पर सरकार उल्टा कर रही है। सरकार कोई ऑप्शन ही खड़ा रहने नहीं देती है। सरकारी और ग्रांटेड स्कूल कॉलेज को बंद करना, इसको ग्रांट नहीं देना, इसमें शिक्षक नहीं देना, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करने का, और वो डे बाय डे वो स्कूल टूट जाए, स्कूल बंद हो जाए, कॉलेज बंद हो जाए, और बाद में पास में लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो मजबूरन पेरेंट्स, अपने अभिभावक पोते बच्चे को वही स्कूल में भेजने के लिए, कॉलेज में भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये सरकार की खुद की नीति रही है। और सरकार शिक्षा को बड़े पैमाने पे, गुजरात जैसे प्रगतिशील राज्य में आज हालत ऐसी है कि गुजरात में बच्चों को, खास करके अभिभावकों को, अपने बच्चों को पढ़ाने का इतना मुश्किल हो गया है। चाहे वो तबीबी शिक्षा का हो बात, चाहे प्रोफेशनल कोर्स की बात, इंजीनियरिंग की हो, चाहे स्कूल शिक्षा की बात हो, हर जगह पे आप देखा जाओ तो बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ा चिंताजनक का विषय हो गया है अभिभावकों के लिए। पर अभी फिर एक सवाल तो वहीं आके रुक जाता है ना मनीष भाई, कि निजी प्राइवेट स्कूलों को और शैक्षणिक संस्थाओं को बढ़ावा मिले, ऐसी सरकारी पॉलिसी से सरकार को क्या फायदा? नहीं, वही है ना, वही आपने बहुत अच्छी बात बोली। आप जो बोलाना चाहते हो वही मैं कह देता हूँ। निजी कॉलेजेस और स्कूल को बड़े पैमाने पे एक बहुत बड़ा पैसा कमाने का इंडस्ट्री के रूप में हो गया। पहले हमें शिक्षा में उद्योग का विषय आता था, एक सब्जेक्ट उद्योग पढ़ाया जाता था। भाई हम केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़े, हम विश्वकर्मा परिवार से है तो वो भी सीखे, टेक्निकल सब्जेक्ट सीखे और इसमें एंटरप्रेन्योर्स बने। आज सरकार ने उल्टा कर दिया है, शिक्षा को उद्योग का रूप कर दिया है और आज बड़े पैमाने पे एजुकेशन इंडस्ट्री के रूप में दिख रहे हैं। आप देखो तो इंडस्ट्री, और इसमें बड़े पैमाने पे राजकीय रूप से और खास करके भाजपा के लोगों की बड़े पैमाने पे स्कूल कॉलेज, मैं नहीं ना बोलता हूँ कि कांग्रेस वाले की स्कूल कॉलेजेस नहीं है निजी, इसका भी बस सब इसमें से निजी कॉलेज स्कूल चला रहे हैं। पर बड़े पैमाने पे आप देखा जाओ तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, उस सब में बड़े लेवल पे निजी इंस्टीट्यूशन खड़ी करने में भाजपा के चाहते नेताओं का भागीदारी है, हिस्सेदारी है, और इसके वजह से वो बड़े पैमाने पे लूट का कारोबार चल रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी में। ऐसा नहीं कि सभी निजी स्कूल कॉलेज राजकीय नेताओं की है, पर इसमें सरकारी शासकों के साथ जुड़े हुए लोगों की बड़ी पैमाने पे हिस्सेदारी भी है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। ये बात है, ये बात सही है। अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर। नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, हमारे कांग्रेस पक्ष के लोगों की भी निजी स्कूल कॉलेजेस है, पर इसका वो ठीक है, है, मैं स्वीकार करता हूँ, पर इसका मतलब ऐसा शिक्षा नहीं है। बड़े पैमाने पे आप यूनिवर्सिटी देखो, सभी खानगी यूनिवर्सिटी किसकी है? बीजेपी के साथ लोगों की जुड़ी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। कहीं पे प्रत्यक्ष है, कहीं पे अप्रत्यक्ष है, पर बड़े पैमाने पे ये करोड़ों रुपए का मुनाफा वाला धंधे में, शिक्षा का व्यापार में सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने बड़े पैमाने पे इसको एक व्यापार का स्वरूप दे दिया है। इसकी वजह से आज अभिभावकों को अपने बच्चों को पढ़ाना बड़ी मुश्किल हो गया है। मैं ये कह रहा था कि अब शिक्षा के मुद्दे से मैं आगे बढ़कर कांग्रेस पे आ रहा हूँ, गुजरात कांग्रेस में। वो कनेक्शन का थोड़ा लोचा हो गया था, कनेक्शन इसमें भी टूट जाएगा जो तीखा स्वरूप होगा। तो बताइए भाई।
मैंने कहा बताइए। कि आप के राहुल गांधी साहब आए कुछ दिन पहले यहाँ पे, ठीक है, हमने जी वो देखा पूरा कार्यक्रम। वो लगे हुए हैं बोर्ड, शिव भक्त राहुल गांधी, शिव भक्त राहुल गांधी, शिव भक्त राहुल गांधी। फिर आपके वो जो नेताजी हैं शैलेश परमार साहब, उन्होंने फिर वो शिव की एक छोटी सी मूर्ति भी भेंट कर दी। ये बताएं कि ये आइडिया था किसका, ये शिव भक्त के तौर पर राहुल गांधी को ब्रांड करने का? ये किसका, ऊपर से आया था आदेश या आप लोगों ने सोचा? नहीं, मैं आपको बहुत प्रामाणिकता से कहता हूँ, राहुल जी हमेशा एक बात रही है, राहुल जी के धर्म, इसका आस्था वो निजी बात रखी है हमेशा। पर जिस तरीके से सत्ताधारी पक्ष धर्म के नाम पे देश में भय भ्रम फैला रहे हैं, जिस तरीके से आप पूरी भ्रामकता का वातावरण खड़े करके सत्ता के लिए धर्म का उपयोग जिस तरीके कर रही थी, इसको इसका मुखौटा खोलने का काम राहुल जी ने शिव भगवान की छवि को लेके संसद के पटल पे, ये बीजेपी का जो भ्रामकता वाला खेल है, हिंदुत्व का नाम के लेके अपने ठेकेदारी करने का बात, ठेकेदार शब्द ही सही रहेगा, और ठेकेदारी के वो मुखौटों को इससे खोल दिया राहुल जी ने। बौखलाहट में भाजपा ने क्या किया वो भी आपको पता है, आपने भी चलाया, सबने चलाया। हमारे कार्यालय राजीव गांधी रोड पे हमला हुआ, रात को भी हुआ, दिन में भी वो किया, क्योंकि कानून व्यवस्था और सरकार, पुलिस, मंत्री मंत्री सब इसके है। तो चट्टे बट्टे सब आ गए, चट्टे बट्टे आके हमारे पे हल्ला बोल किया, वो सब किया। बस मूलभूत रूप से राहुल जी ने जो बात रखी है, वो राहुल जी ने तो हिंदू धर्म का महत्व साबित करके आगे बढ़ाया। राहुल जी ने जो बात रखी कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, तो ये मैं मानता हूँ कि ये सही बात को अप्रिशिएट करनी चाहिए। बहुत से लोग जो बैलेंस लोग हैं देश में, जो ऐसा नहीं कांग्रेस के साथ, वो सब अप्रिशिएट करते हैं। और रही बात शिव भगवान की, तो शिव तो सत्य है, शिव तो जीव, और शिव का तो पूरी अपनी है। तो सत्य की बात करना, सत्यम शिवम सुंदरम हम कहते हैं, तो बोलने के लिए थोड़ा है। तो राहुल जी ने ये बात जब दिल्ली में रखी, संसद के पटल पे रखी, तो हम स्वागत के लिए शिव भक्त राहुल जी की बात को भी हम लोगों के बीच में, हमारे कार्यकर्ता के बीच में रखने का एक कोशिश की है हमने। नहीं, वो तो वो उन्होंने क्यों महादेव का फोटो दिखाया, क्यों वो बात संसद में रखी, वो उसका तात्पर्य तो मैं समझ रहा हूँ कि वो उसका जो है रूपक के तौर पर एक सिंबलिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये बताना चाहते थे कि सनातन धर्म में या तो चाहे सनातन हो, या फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी की बात की, या उन्होंने बौद्धिज्म की बात की, जैनिज्म की बात की, वो कहते थे कि हर धर्म में जो है वो सत्य, प्रेम, करुणा, अहिंसा है। और वो फिर अभय मुद्रा वाला उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया वो मैं समझ रहा हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मुझे बड़ा अजीब लगा। तो मैंने आपके वो दिल्ली में कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा ये क्या आप लोगों का आइडिया था क्या? ये मुझे लगता है कि हाँ, वापस जो है शायद उनको जुड़ना पड़ेगा, लेकिन जब तक जुड़ते हैं तब तक हम वेट करते हैं, क्योंकि एक उनका कांग्रेस की ऑफिस में देखिए वाईफाई कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है, क्या करें। तो जैसे आते हैं वापस तो बातचीत शुरू करते हैं। तो मनीष भाई फिर से जुड़ गए हैं, वो कनेक्शन आशा करते हैं कि अब ये बाकी के 10 मिनट में टिका रहे एकदम। तो मैं टेक्निकल मैंने आपके, प्रॉब्लम था, मैं कोई निकला नहीं था, टेक्निकल मैं वजह से समझता यही। हूँ वो वाईफाई का मैं इश्यू जवाब आपका है देने के तो। लिए जिम्मेदारी हूँ, इससे जवाब दूंगा, चिंता मत नहीं, वो करिए। मुझे पता है, वो मुझे पता है, वो आप बीजेपी वाले नहीं है कि भाग जाएंगे, वो आई नो जी दैट जी वेरी वेल। जी जी वो आप तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं, वो तो टेक्निकली है, मैं ठीक। जी जी जी। मैं कह रहा था, मैंने वो भी पूछा आपके दिल्ली में कुछ नेता लोगों से, मैंने कहा ये आपने भेजा था क्या ये थीम बना के कि शिव भक्त राहुल, ये होर्डिंग और बैनर इतने सारे लगा दो, और ऐसे कोई मतलब पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है क्या आपकी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो नहीं पता, नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं। रणनीति नहीं है। जो बात हमने मैं सदन के मैं पटल इसलिए पे हमारे। मैं इसलिए आपको ये पूछना जी चाहता था कि मुझे एक ऑब्जर्वर के तौर पर, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर मुझे लगा कि राहुल गांधी ने पिछले 2 साल में जिस आधार पर अपने आप को और कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया है, वो आधार किसी भी भगवान के भक्त के आधार पर नहीं हुआ है। वो निश्चित एक, तौर पे ये ऐसी छवि उन्होंने अपनी और खड़ी की है, मतलब कि कोई प्रचार प्रसार से नहीं की है। वो आदमी जमीन पे बिल्कुल आ गया है, मतलब लोगों तपश्चर्या के के रूप बीच में रहता है। चार।
बहुत सही वो बात है हाँ, मयूर भाई, आपने और बहुत ऐसे अच्छी बात में की। मतलब ये मैंने कहा ये किसने ये सोचा कि सिर्फ इनको ऐसे ब्रांड कर दे। ये मतलब जिसने सोचा है, मुझे उनका अगर नाम बताए तो मैं उनका सम्मान करना चाहूंगा आपके वहां से। नहीं, निश्चित तौर पे ये कोई रणनीतिक तौर पे नहीं हुआ है, ये बहुत श्रद्धा के साथ मतलब जो मेरा संसद मेरा के मानना ये है, मेरा मानना ये है कि या तो ये बहुत बड़ी आपकी ओर से बेवकूफी हुई जिसने भी की, या ये कोई जो है किसी ने जानबूझ के किया है। दो नहीं बातें नहीं मुझे नहीं नहीं नजर नहीं, आती दोनों दोनों बात को मैं खारिज करता हूँ। इसमें पूरी एक ही बात है, संसद के पटल पे जो राहुल जी ने बात रखी, वही बात को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात कांग्रेस की ओर से ये रखा गया था। इसमें कोई और बात नहीं है। सवाल ये है कि हमारे लिए धर्म निजी श्रद्धा का विषय है। हमारे लिए जो शिव भगवान की बात है, और गुजरात में शिव भगवान की वैसे भी पूरे देश में राहुल जी ने जो बात रखी वो प्यार मोहब्बत की बात रखी। भारत जोड़ो यात्रा की 4000 किलोमीटर से ज्यादा किलोमीटर चल के एक तपस्या के रूप में राहुल जी ने इस देश को निर्माण में जो जो योगदान करने वाले श्रमिक हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, सबसे बात किया। और बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया। तो राहुल जी की जो बात है, राहुल जी ने शिव भगवान की प्रति छवि के साथ साथ सभी धर्म की बात की कि सभी धर्म क्या कहता है, प्यार मोहब्बत अहिंसा सत्य। तो ये जो देश की संस्कृति है, वो जो जीवन जीने की जो हमारी भारतीयता की बात है, वो भारतीयता की बात को ये आगे बढ़ाने के लिए राहुल जी ने जो बात रखी, वही बात को गुजरात कांग्रेस ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसमें कोई नहीं है। हमारे लिए धर्म हमारी निजी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। तो हमारे लिए धर्म कोई राजनीति का शस्त्र नहीं है। हम निश्चित तौर पे मानते हैं, और राहुल जी इस सिद्धांत पे अडग रूप से आगे बढ़ रहे, चाहे कितने भी संघर्ष करने पड़े। राहुल जी ने जो बात रखी, वो डरो मत और डराओ मत। चलिए, मैं आपकी बात मैंने सुन ली है, पर मैं कन्विंस नहीं हूँ, पर ठीक है। वो अलग वो बात है। इसमें मैं दबाव भी नहीं डाल रहा। राहुल जी हमेशा कहते हैं कि आप संवाद करो, सामने वाला कन्विंस नहीं होता तो कोशिश करो। मैं कोशिश करता रहूंगा। नहीं, मैं भी वही कर रहा हूँ। जी। अच्छा, ये बताइए, ये कौन है जो रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है आपके वहां, और कौन है जो शादी में नचवाएंगे? नहीं, ये बात बहुत माध्यमों में बहुत चली। राहुल जी ने जिस दिन से ये हमारे कार्यकर्ता को संवाद किया राजीव गांधी भवन आके, मैं मानता हूँ ये जननायक की एक बहुत अच्छी बात कार्यकर्ता की मन में की है। राहुल जी लाखों कार्यकर्ताओं को सीधा मिल रहे हैं, हर जगह पे मिल रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जो न्याय यात्रा हो, और अकेले रूप में से बार बार वो जहां भी जाते हैं वहां कार्यकर्ताओं से अपने तरीके से एक बात करके कनेक्ट करते हैं। और इसमें वो बहुत कार्यकर्ता के मन में रहता है कि यार क्या है सब, किस तरीके से पद होना चाहिए, किस लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस में विद इन दी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोसेस चालू की गई। आप आपका नेता की पसंदगी करो, चुनो आपका नेता को। तो ये विद इन दी पार्टी में एक इंटरनल डेमोक्रेटिक व्यवस्था खड़ी की गई, वो राहुल जी ने की। वो छात्र संगठन हो चाहे युवा संगठन हो, इसमें किया। हाँ, इसमें कहीं पे दिक्कत थी, मैं स्वीकार करता हूँ। वहाँ बहुत सी हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई भी कमियां होगी तो वो दुरुस्त सकते हैं। बाकी जो विचार है वो आंतरिक लोकशाही को मजबूत करना, और जिसको कोई पृष्ठभूमि में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और वो राजनीति में अपना आना चाहता है, ऐसे नौजवान लाखों नौजवानों को ऐसा मौका दिया। वो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से राहुल जी ने करके दिखाया। इसके लिए मैं कांग्रेस में तो बदलाव आया, नीचे के तौर पे यूथ कांग्रेस में नए लीडर आए, एनएसयूआई में नए लीडर आए, और आज बड़ी कांग्रेस में वो पार्लियामेंट मेंबर बने, कोई एमएलए बने, कोई संगठन में अच्छी पोजीशन पे आए और योगदान दे रहे हैं। पर साथ साथ में इस देश की राजनीतिक प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव के लिए राहुल जी ने जो कोशिश की है, वो इतिहास में एक निश्चित तौर पे चिन्हित होगी। नहीं, वो सब ठीक है। मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई, उन्होंने ये भी तो कहा ना कि 22 में तो हम लड़े ही नहीं थे। जब उन्होंने कहा तो मैंने देखा बगल में जगदीश ठाकुर साहब बैठे थे, और वो बड़े हंस रहे थे कि वाह क्या तारीफ कर दी। तो कौन है वो? आइडेंटिफाई तो हुआ होगा ना आप, मतलब पता नहीं आप बता पाए ना बता पाए, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हमको दर्शकों को बता पाए कि हमारे दर्शक जो है वो दोनों पार्टी पर हो रहे प्रोग्राम को बड़ी करीब से देखते हैं। तो कांग्रेस क्योंकि 30-35 साल से सत्ता में नहीं है, 2 बार वो जीत सकती थी ऐसा माहौल था, लेकिन वो जीती नहीं। उसके बाद 22 में लड़ी नहीं, है राहुल जी का कहना है। और फिर वो कह रहे हैं कि भाई एक कार्यकर्ता के हवाले से बात की, नेता हम जानते हैं, नेता ऐसे ही बात करते हैं कि भाई किसी ने आके मुझे कहा, फिर वो अपनी बात होती है वो कह देते हैं। तो
वो जो राहुल गांधी का कहना था कि जो अब डिफाइन करना पड़ेगा कि रेस में दौड़ने वाले घोड़े को रेस दौड़ाई जाए और शादी में नचवाने वाले नाचने वाले घोड़े को शादी में नचवाया जाए। तो मतलब क्या ये समझा जाए कि जो बरसों से मैं देख रहा हूं, मैंने जब से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग शुरू की 2004 से, तब से मैं जो देख रहा हूं, वैसे तो 2 से कर रहा था लेकिन पर्टिकुलरली 4 से शुरू की, तब से मैं जो देख रहा हूं कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस में आपके वो गिने चुने वही चेहरे हैं जो लगातार पार्टी में कोई ना कोई मुख्य पद पर रहते हैं, और इनसे आज तक जो है वो कुछ नहीं हो पाया है, ये भी हकीकत है। तो क्या वो सब माने जाए कि वो शादी में नाचने वाले घोड़े हैं? तो फिर रेस के घोड़े कौन? नहीं मयूर भाई, मैं आपकी बात को, नजरिया का सवाल है। यही यही नेतृत्व है जिसने 2004 में और 2009 में कांग्रेस को 9 सीट और 11 सीट यही पार्लियामेंट में हम इधर गुजरात से जीते थे। यही नेतृत्व सबने मिलके किया था। 2017 में यही नेतृत्व सबने मिलके कांग्रेस को 77 सीट पे हम सत्ता नहीं पा सके, पर हम सत्ता के नजदीक पहुंच गए थे, ये भी राहुल जी ने उल्लेख किया। सवाल ये से वो देखने की, राहुल जी ने जो बात रखी है रेस के घोड़े और शादी के, वो एक आप एक कहवत के रूप में देखा जाए, पर इसने एक पूरी बात को पार्टी में बड़े बदलाव की ओर एक इंडिकेट किया है। राहुल जी चाहते हैं कि गुजरात में, मैं यही मैं ये बात कहता पूछ रहा हूँ, हूँ, पार्टी में ये बहुत पूछ बड़ा बदलाव, स्ट्रक्चरल चेंज होगा, स्ट्रक्चरल चेंज होगा। और इसके लिए हमारा प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, विधानसभा के कांग्रेस पक्ष के नेता अमित चावड़ा जी और सभी कांग्रेस के नेता इस बात को इसलिए है कि 30-30 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, और वो हम सब चाहते हैं कि मिलकर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बने, जो जनता भी चाह रही है। भाजपा के हथकंडे इतने विशाल रूप में है, भाजपा के जितने भी जो हथकंडे हैं वो चलाएंगे, वो हर चीज करेंगे, वो सीधी तौर पे जहां जीत नहीं सकते वहां कांग्रेस के लोगों को तोड़ के वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वो सब करेंगे। और फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता टीम बना के, राहुल जी की जो बात नसीहत थी और राहुल जी ने जो बात रखी है, जो बार बार राहुल जी चाहते हैं कि गुजरात में बड़े पैमाने पे एक संघर्ष हो, लड़ाई हो, वो लड़ाई सिद्धांत के आधार की हो, विचारधारा के आधार की हो, और वो लड़ाई को आगे बढ़ा के वो सत्ता के रूप में आए। सत्ता पाने से लाखों लोगों का भला होगा। जो बीजेपी जो कर रही है वो आज जनता के विरोध, जनता को नुकसान कर रही है, गुजरात को नुकसान कर रही है। कांग्रेस के पास लोगों की बहुत अपेक्षा है, तो कांग्रेस की एक टीम कांग्रेस बना के, जो हमने कोशिश भी चालू कर दिया है, आपके माध्यम से अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो गुजरात में कांग्रेस के जो संगठन प्रभारी मुकुल वासनिक जी, हमारा प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य शक्ति सिंह जी गोहिल, हमारे विधानसभा कांग्रेस पक्ष के नेता अमित भाई चावड़ा सहित सभी लीडर्स आज बनासकांठा में जो लोकसभा की हमारी इलेक्ट हुई ज्ञानीबेन ठाकुर का सम्मान समारोह में बनासकांठा में बड़ा हमारा कार्यक्रम है, जहाँ प्रभारी श्री उपस्थित है, सभी लीडर्स उपस्थित है। बाद में कल सुबह में हमारा कच्छ में वहाँ कारोबारी की बैठक होगी, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा प्रभारी का। बाद में वो मोरबी जाएंगे, मोरबी की कारोबारी होगी, मोरबी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा, पदाधिकारियों के साथ संवाद होगा, और एक रोड मैप तैयार होगा। तो 12 तारीख को सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद जिला की कारोबारी है, इसमें भी एक ये शुरुआत राहुल जी के जो दिशा निर्देश है, ये दिशा निर्देश पे खड़े उतरने के लिए कांग्रेस के संगठन में जो जरूरी बदलाव होगा, वो बदलाव के लिए कांग्रेस का मोमेंटम चालू हुआ है, और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा। हाँ, वैसे पता सुनने में आ रहा है, खबर आ रही है कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शक्ति सिंह जी, वो तो शायद हरियाणा जा रहे हैं, तो शायद आपको कोई नया मिलेगा। अभी देखते हैं क्या होगा, क्या होता है, कैसे होता है। पर स्ट्रक्चरल चेंज की जो आपने बात हमारे की, पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्ट्रक्चरल चेंज में जिला कक्षा पे, प्रदेश कक्षा के नए लोगों को जोड़ने का इसकी बात कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। अध्यक्ष के रूप में नाते में सब मिलके काम कर रहे हैं। नहीं, वो आपकी बात नहीं, मैं तो अपनी अपनी जानकारी आपसे साझा कर रहा था कि मेरे पास ऐसी खबर आई है कि वो शायद हरियाणा में चुनाव आ रहा है, तो वहां के जो हुड्डा साहब है उन्होंने मांग की है कि शक्ति सिंह साहब को जो है वहां भेज दिया जाए बतौर प्रभारी। पहले भी थे वहां पे वो। तो ये मेरी जानकारी तो मैंने आपसे और दर्शकों से साझा की। आपको नहीं, आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ, वो अलग बात है। अब ये ऐसा जानने को मिला है, सही गलत आगे पता चल जाएगा। पर स्ट्रक्चरल चेंज अगर आप कहते हैं, तो अगर वो हो, वो बड़ा जरूरी है। पर वो फिर से क्या हर बार की तरह, क्योंकि मुझे याद है, आपको भी याद होगा, वो अहमद पटेल साहब जब जिंदा थे और वो राजकोट के सर्किट हाउस में वो राहुल गांधी की एक जो बात थी कि भाई बहुत बड़ी सर्जरी या ऑपरेशन करना पड़ेगा,
फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो इस बार क्या होता है, लोगों को, हमारे जैसे जो पत्रकार होते हैं, जो क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको फिर ये होता है कि ये बातें कही जाती है पर होती नहीं है। पर्टिकुलरली गुजरात में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर बहुत कुछ हो रहा है कांग्रेस में, गुजरात कांग्रेस में वो वही सुस्ती और वही ढांचा ढीला ढाला जो है दिखाई देता है। इसलिए मैंने ये सवाल किया था आपसे। नहीं इस मयूर बार भाई, कुछ ऐसा होगा? नहीं है। स्ट्रक्चरल चेंज की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो व्यवस्था है इसमें दो तरीके का है। एक तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी जवाबदारी भी तय होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी, जो राहुल जी चाहते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी चाह रहे हैं। और ये बात इसलिए है, वो सभी पदाधिकारी को लगती है, कार्यकर्ताओं को भी लगती है। जो जिसको जिम्मेदारी दी, जैसे मैं प्रवक्ता हूँ, मुख्य प्रवक्ता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पार्टी के लिए समय दूं, मैं पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाऊं। जिम्मेदारी के साथ साथ जवाबदेही भी होती है। तो मैं मेरी जात को ये इसमें पहले कठेरे में खड़ा करता हूं कि मुझे सौंपी गई जवाबदारी, मुझे जो पद प्रतिष्ठा दी गई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, क्या मैं इसके मुताबिक काम कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूँ? जो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे की जो पद होता है, वो पद पे दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और मैं ये शुरुआत मेरी ओर से भी होनी चाहिए। नहीं, मतलब देखिए, मैं तो मतलब ये एक पत्रकार होने के नाते नाते, गुजरात का एक नागरिक भी हूं, तो एक नागरिक होने के नाते भी मुझे ये लगता है, और पत्रकार होने के नाते तो बिल्कुल लगता है कि सत्ता जो है ना, किसी की गुलाम नहीं होनी चाहिए। सत्ता बदलती रहनी चाहिए। जब वो यस, बदलती रहती है तो क्या है कि किसी के मन में गुरूर, गुमान और नशा नहीं चढ़ता है। और हमारे यहाँ जो है सत्ता गुलाम बन के बैठी हुई है पिछले 35 साल से। तो वो एक कोशिश मन में, उम्मीद एक रहती है, इच्छा रहती है कि भाई इसका हस्तांतरण होता रहे, 5 साल 10 साल में वो बदलती रहे, ताकि जो लोग बैठे हैं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड न ले। और अगर टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे तो जितना भी काम करने का मौका मिलता है वो वहां काम होता है। वहां फिर ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है हमारे इस सरकार में, ये जो खुलेआम भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार, भय हाँ, मुक्त भ्रष्टाचार। हाँ, भय मुक्त भ्रष्टाचार, तो फिर वो नहीं होगा। इसलिए ये थोड़ी थोड़ी क्या, बहुत पूरी एक इच्छा होती है इस राज्य के नागरिक होने के तौर पर भी, कि कांग्रेस अगर सक्षम बने तो उस तरह से बने कि कम से कम एक बार वो भी सत्ता संभाले, ताकि वो जो एक निरंतर चली आ रही जो दादागिरी है, वो इस प्रदेश की जनता पर जो चल रही है वो बंद हो जाए। यही एक उद्देश्य था, इसलिए मैंने थोड़ा आपको ये सब पूछा, क्योंकि बहुत मैं अच्छा। समझना चाहता था कि राहुल गांधी ने तो एक अलग जगह है पूरे देश में, वो दिख भी रहा है। बहुत अच्छा एक पुनर्जागरण हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, ये देश के लिए अच्छी बात है। तो वही उसी तर्ज पर क्या गुजरात में भी कांग्रेस का पुनर्जागरण होगा या नहीं होगा, ये समझना चाहता था, इसलिए मैंने आपको सवाल सब पूछे। और उम्मीद करते हैं कि हो तो अच्छी बात है। लोग कौन होते हैं, लोग कौन नहीं होते, उस पर निर्भर नहीं, उससे ज्यादा निर्भर होता है कि जो लोग हैं, जो भी लोग हैं आपके वहां, अगर वो सही में मतलब लड़ने का मन बना ले तो लड़ सकते हैं। जब लड़ने का मन नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। ये और आपने कंसर्न लोकसभा था मेरा। चुनाव में देखा होगा मयूर भाई, लोकसभा चुनाव में लोग पहले कह रहे थे कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिलेगा, बाद में बोले कि कांग्रेस के उम्मीदवार की डिपॉजिट जाएगी, फिर बोल रहे थे कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े नहीं रहेंगे, 5 लाख से जीतेंगे। आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और टीम कांग्रेस ने उम्मीदवार की, राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन, जो उम्मीदवार की पसंदगी हुई, चयन प्रक्रिया, पूरी चयन प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि हमको अच्छे उम्मीदवार भी मिले। 12 सीट पे तो हम दम के लड़े। हाँ, निश्चित तौर पे हमारी अपेक्षा से परिणाम इतना अच्छा नहीं आया, 1 सीट हम जीते, पर बीजेपी की जो अहंकार था, वो अहंकार को तोड़ने में हम सफल रहे। बहुत से, मैं नहीं मानता 100%, पर महद अंश से हमने तोड़ने के लिए सफल हुए। तो मैं शुरुआत मानता की हूँ है जनता आपने, का मतलब आशीर्वाद भी मिला। शुरुआत तो वहां से हुई, ये बात सच है। जी, तो उम्मीद करते हैं मनीष भाई कि वो डट कर लड़े आप लोग, लोगों के लिए, जनता के जो सवाल है, जनता की जो तकलीफ है, वो बहुत कुछ है, ज्यादा है, बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही। और एक अच्छे मजबूत विपक्ष के तौर पर आपका जिम्मा बनता है कि जवाबदेही भी बनती है कि वो लोगों के लिए लड़े, चाहे फिर वो टीआरपी में मरे हो बेचारे, या हरणी बोर्ड कांड में हो, या ये शिक्षा का जो हाल है,
वो ज्ञान सहायक को लेकर जो चल रहा है पूरा आपने मामला, देखा ये सब होगा चीज़- राजकोट बंद का वो जी वो देखा मैंने, देखा तो कांग्रेस का टीआरपी गेम जोन में लोगों को न्याय दिलाने के लिए। आपने अर्निंग कांड में भी देखा होगा कि कांग्रेस के पूरे हमारे जो वहां के काउंसिलर है, उसने अमीबेन रावत जो हमारे विपक्ष की नेता है, आपने देखा होगा। तो हम पूरी तरीके से इस बात का, और राहुल जी ने भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आप लोगों के जो भी सवाल है, लोगों को जो अन्याय हो रहा है, इसको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस माध्यम बनेगी। और ये जननायक के रूप में राहुल जी हर जगह पे खुद जाते हैं, और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता में बात स्पष्ट है कि हम जहां जहां लगेगा सरकार की ओर से अन्याय हो रहा है, वहां न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता माध्यम बनेंगे। अच्छा, आखिर में वो जो पकड़े गए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो सब छूट गए? अभी क्या हुआ है, उनका क्या स्टेटस है? नहीं, वो कानूनी प्रक्रिया चल रही। कल कोर्ट में इसका हियरिंग होने वाला है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारा जो पक्ष है, हम फरियादी थे, इसके बदल आरोपी बन गए, गलत केस हुआ है, फिर भी कानूनी प्रक्रिया है, वो कानूनी प्रक्रिया होके हम उम्मीद रखते हैं कि हमको न्याय मिलेगा। फरियादी थे और आरोपी बन गए, बड़ी बड़ी विचित्र बात है ना, कि हमला आप पे हुआ और आप पर ही फरियाद हो गई। हमला हमारे पे हुआ, हमला करने वाले बाहर घूम रहे हैं, और जो विक्टिम है इसको आरोपी बना दिया गया। पर है, ये बीजेपी का सबसे बड़ा मॉडल है, और ये मॉडल को हम और जनता भुगत रही है अभी। चलिए मनीष भाई, आपने लंबे अरसे के बाद हमसे बात की, लेकिन टाइम तो दिया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। निश्चित भाई, मुझे भी अच्छा लगा आपसे। धन्यवाद। मिलते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, डॉक्टर मनीष जोशी साहब थे। बीच बीच में कनेक्शन कटा, वाईफाई का उनका इश्यू था, पर फिर भी जो है, हमको लगता है कि ऑलमोस्ट हमने जो कवर करनी थी वो सब बातें कवर कर ली। अब आपकी बारी है, आप तक ये प्रोग्राम पहुंचा है, बातचीत पहुंची है, तो आप बताइए, कमेंट करके लिख के बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बातचीत के बारे में, आपकी क्या राय है, वो लिख के हमको कमेंट में बताइए। और पसंद आई हो बातचीत तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, है ना। इसकी जो लिंक है, इसको आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है भाई 4PM गुजरात, तो उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।